हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टोक, एंटी स्टोक और रेले लाइंस देख ली थी। अब हम देखने जा रहे हैं पोलराइजेबिलिटी इन रमन स्पेक्ट्रा। पोलराइजेबिलिटी एक्चुअल में रमन स्पेक्ट्रा कब एक्टिव होता है ये बताती है पोलराइजेबिलिटी। जिस तरीके से हमने आईआर में देखा था चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, जब हमारा डाइपोल मूवमेंट में चेंज आ रहा था तब वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव हो रहा था। तो ऐसे ही रमन एक्टिव होने के लिए हमें पोलराइजेबिलिटी चाहिए कि जब पोलराइजेबल होगा तभी हमारा रमन एक्टिव होगा। तो पोलराइजेबल होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल हमारा ड्यूरिंग वाइब्रेशन ब्रीथ करे। जिस तरीके से ब्रीदिंग होती है ना, मतलब इस तरीके से कम अंदर बाहर। अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रीथ कर रहा है तो वो क्या है, हमारा पोलराइजेबिलिटी शो कर रहा है, वहाँ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है। तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेसिकली पोलराइजेबिलिटी के चेंज पर डिपेंड करती है, या हम इसे थ्योरेटिकली देखें तो ये होता है ईज ऑफ डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन। यानी कि पोलराइजेबिलिटी क्या करती है, पोलराइजेबिलिटी रिफर्स टू द ईज ऑफ डिस्टॉर्टिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दो एटम्स के बीच में होगा। तो अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो वाइब्रेशन जब हो रहा है तो वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यानी कि ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, कुछ अपनी जगह से बदल रहा है। ये क्या है, हमारा पोलराइजेबिलिटी को शो करता है। तो ये तो हमने मॉलिक्यूल में एज अ देख के इसे बता सकते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशंस को देख के। लेकिन मैथमेटिकली इसे अगर हम देखें तो इसके भी तरीका होता है। पोलराइजेबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंस है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो पोलराइजेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में उसे दिक्कत होगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम वो वाइब्रेट कर पाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की। सिमिलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के, तो ये क्या हो गया, पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बॉन्ड लेंथ यानी कि जितना ज़्यादा लंबा बॉन्ड होगा, या हम ऐसे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में कंपेयर कर लें, एक एक्सट्रीम ले लेते हैं, एक मिनिमम ले लेते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ईजिली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर पाएगा। या स्ट्रॉन्गनेस कह सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो कम स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स शॉर्टेस्ट बॉन्ड। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली हम इसे इन चीज़ों से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हम इन्हें कंपेयर करके देख लें। जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि हमने आईआर में भी कार्बन डाइऑक्साइड को देखा था, उसके वाइब्रेशंस को देखे थे, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस उसमें देख लिए थे, और वहाँ ये भी देख लिया था कौन सा मोड आईआर एक्टिव है और कौन सा नहीं है। तो उसी से कंपेयर करते हुए हम रमन एक्टिविटी को भी देख लें कि कहाँ कहाँ रमन एक्टिव होता है और कहाँ रमन एक्टिव नहीं होता। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ये हमने वहाँ पढ़ ली थी। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, जितना ये वाला बॉन्ड स्ट्रेच करेगा, जितना ये एलोंगेट होगा, उतना ही ये वाला बॉन्ड भी स्ट्रेच करेगा, यानी कि दोनों ही सिमिलरली एलोंगेट होंगे। ये दोनों सिमिलरली यहाँ पर एलोंगेट हो गए। नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, क्या चीज़ दिखा रहे थे, जब भी सिमिलर एलोंगेशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है, अगर ये जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जो डाइपोल मूवमेंट है, आईआर के केस में हम देखते हैं डाइपोल, तो जो डाइपोल है वो उतना यहाँ पर जितना क्रिएट हो रहा है यहाँ पर भी उतना ही क्रिएट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर कोई चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, आईआर इनएक्टिव। इसे हमने डिटेल में आईआर वाले वीडियो में देख लिया था, तो हम वहाँ जाके उसे आप लोग देख सकते हैं। अब स्पेशली हमें यहाँ एम्फेसिस करना है रमन एक्टिविटी पे। तो रमन एक्टिव, अब ये वाला मॉलिक्यूल जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ये और एलोंगेट हो जा रहा है, बॉन्ड और ज़्यादा बढ़ जा रहा है,
इसे हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से देखें तो ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इतना था तो ये ब्रीथ इन हो रहा है, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, मतलब ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि यहाँ वाइब्रेशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी हो रही है, तो ये बढ़ेगा। और अगर हम इसे मैथमेटिकली बॉन्ड लेंथ से भी देखें तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो पोलराइजेबिलिटी भी यहाँ पर है। तो इस केस में क्या होगा, ये रमन एक्टिव होगा, बट ये वाला स्ट्रेचिंग क्या होगी, आई आर इनएक्टिव होगी। आई आर में ये स्ट्रेचिंग नहीं आएगी लेकिन रमन में आएगी। नेक्स्ट आते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब एक बॉन्ड छोटा होगा, एक बॉन्ड बड़ा होगा, जितना ये छोटा होगा उसी कंपैरिजन में ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आई आर एक्टिव था क्योंकि एक बॉन्ड जो छोटा हो रहा है, एक बॉन्ड ये बड़ा हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में ये छोटा है, ये डायरेक्शन बड़ी है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट मिलेगा हमें डाइपोल मोमेंट को। ये दोनों एक दूसरे को प्योरली कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स ये क्या होगा, आई आर एक्टिव होगा। लेकिन रमन में जब हम देखें तो रमन में क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है और ये बड़ा हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये अगर इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमिलर सा दिख रहा है, ये इधर गया ये इधर गया, तो वो उतना ही दिखा, चाहे ऐसे ऐसे करके देख लें, तो हमें मॉलिक्यूल में कहीं ब्रीदिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि ये कम हुआ, अगर ये बॉन्ड कम हुआ तो ये उतना ही हुआ। ओवरऑल अगर लेंथ अगर मॉलिक्यूल की इतनी थी तो उतनी ही लेंथ वाइब्रेशन के बाद भी है, क्योंकि ये जितना घट रहा है उतना ये बढ़ जा रहा है, तो ओवरऑल हमें कोई भी लेंथ में चेंज नहीं दिख रहा, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर रमन इनएक्टिव होगा ये वाला वाइब्रेशन, जबकि ये आई आर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं और रमन में हम क्या देखते हैं, रमन में हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेशन, इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन भी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड, बॉन्ड लेंथ की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेंडिंग वाइब्रेशन पे, क्योंकि बेंड हो रहे हैं, ये बॉन्ड बेंड हो रहे हैं, ये एंगल पे डिपेंड करता है, यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन सी ओ के बीच की बॉन्ड लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, और लेंथ हमारी बिल्कुल भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, दैट मीन्स ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़ीरो, दैट मीन्स रमन इनएक्टिव। लेकिन ये आई आर एक्टिव हो रहा था क्योंकि ये बॉन्ड बेंड हो गए, इस साइड आ गए, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसको कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए जो कि नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए जो नहीं है, यानी कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगर हम जिस तरीके से वेक्टर्स में बनाते थे, यहाँ पर ये वाली ये डायरेक्शन है, तो ओवरऑल इसकी डायरेक्शन ये नीचे की साइड हो गई, तो यहाँ पोलराइजेबिलिटी है, सॉरी यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट है, तो ये डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, इसीलिए ये आई आर एक्टिव है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी शो नहीं कर रहा क्योंकि बॉन्ड लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए ये रमन इनएक्टिव है। तो हमने यहाँ कंपैरिजन कर लिया कि एक ही मॉलिक्यूल में कुछ मोड्स तो आपके आई आर एक्टिव होते हैं, कुछ रमन एक्टिव होते हैं, कभी कभी दोनों भी एक्टिव हो जाते हैं, वो डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब मॉलिक्यूल इसी तरीके से हम, इसीलिए हम रमन और आई आर को क्या कह सकते हैं, एक तरीके से इन्हें हम पूरक कह सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले, जो एक दूसरे को कंप्लीट करें वो हमारे क्या है, रमन और आई आर, क्योंकि आई आर जहाँ एक्टिव होता है तो वहाँ पर रमन कहीं एक्टिव हो जाता है, तो इन दोनों की ही यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डायग्राम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन रूल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिलेक्शन रूल हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होता है ग्रॉस सिलेक्शन, दूसरा होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन। ग्रॉस सिलेक्शन वो होता है जो हम थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया था पोलराइजेबिलिटी को। पोलराइजेबिलिटी हमारा क्या है, ग्रॉस सिलेक्शन रूल है, यहाँ हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होगा, यानी कि जहाँ पोलराइजेबिलिटी होगी, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होगी, वो क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होता है वो थ्योरेटिकल नहीं, वो हमारे एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ये हमारे जैसे कि हमने एनर्जी लेवल ये बना रखे थे, तो ये बताता है वाइब्रेशन के लिए
क्या चेंजमेंट आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि वाइब्रेशन लेवल्स को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वाइब्रेशन लेवल क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस वन होना चाहिए। प्लस वन दिखाता है स्टोक लाइन को, माइनस वन दिखाता है एंटी स्टोक लाइन को। प्लस वन यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जा रहा है और ये थर्ड फोर्थ लेवल पे कहीं जाके टिक गया, यानी कि ऊपर आके रुकेगा लेकिन इतना ऊपर आके नहीं रुकेगा। इसके लिए अलाउड ट्रांजिशन केवल प्लस वन है, यानी कि एक लेवल ये ऊपर ही आके रुकना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगी, स्टोक लाइन मिलेगी। ऐसे एक लेवल हमें नीचे आके मिलना चाहिए, तभी हमें एंटी स्टोक लाइन मिलेगी। तो इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि स्टोक लाइन या एंटी स्टोक लाइन या फिर इन इलास्टिक कोलिजन या फिर जो हमारी रमन एक्टिविटी है वो केवल डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ही दिखाती है। जो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ही होगा, प्लस माइनस 2, 3, 4 कुछ भी नहीं होगा। ऐसा अगर हुआ तो वो हमारा रमन एक्टिविटी नहीं शो करेगा या फिर हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वहाँ लाइन नहीं मिलेगी, केवल और केवल लाइन इसी की मिलेगी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कि रमन और आईआर के बीच के क्या डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो हम बार बार देख रहे हैं कि पोलराइजेबिलिटी और डाइपोल मूवमेंट का डिफरेंस। जो हमारे रमन एक्टिव होगा वहाँ पर चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होगी और जो हमारा आईआर एक्टिव होगा वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा, यानी कि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा। ये तो सिंपल सा डिफरेंस है जो बार बार आ रहा है और ये हमें याद रखना है। ये सिलेक्शन रूल में भी है, क्योंकि अगर हम इसका सिलेक्शन रूल देखें, ग्रॉस सिलेक्शन रूल, तो वो क्या है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। और अगर हम आईआर का ग्रॉस सिलेक्शन रूल देखें तो वो है हमारा डाइपोल मूवमेंट, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा कि एब्जॉर्प्शन या एमिशन वाला। जो हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डील करती है, यानी कि दो चीज़ों का रिलेशन देखती है। स्कैटर रेडिएशन में जो रिलेशन है, यानी कि जो एब्जॉर्ब हुआ और जो इमिट हुआ, इन दोनों के बीच का रिलेशन देख रही थी। वही तो हम ये बार बार देख रहे थे कि इनके बीच का क्या रिलेशन है, इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। लेकिन जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो सिंपली एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को ही देखती है, वो केवल क्या देखेगी, एब्जॉर्प्शन देखेगी। और जो हमारी रमन होती है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखती है, यानी कि जो एब्जॉर्ब हुई और जो इमिट हुई उन दोनों के बीच के रिलेशन को देखती है। नेक्स्ट है हमारा आईआर एक्टिविटी से हमारा कंसीडर करता है, यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर फंक्शनल ग्रुप ही यूज़ हो रहे थे। जितने भी हमने कंपाउंड्स देखे थे आईआर एक्टिव में वहाँ हेट्रोन्यूक्लियर था या फिर पोलर बॉन्ड थे। जैसे कि हेट्रोन्यूक्लियर के लिए हम ये बना लें, हेट्रोन्यूक्लियर यानी कि जैसे कि क्या बना सकते हैं, CN बना सकते हैं, ये हेट्रोन्यूक्लियर है। CO बना सकते हैं, ये भी आपका हेट्रोन्यूक्लियर है, ये हमारा एक्टिव होगा। लेकिन HH ये आपका एक्टिव नहीं होगा, किसमें, आईआर में। तो हमारी हेट्रोन्यूक्लियर तो एक्टिव होंगे लेकिन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं होते। या फिर सिमेट्रिकल, यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर तो है, यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ सिमेट्री आ गई। जैसे ही सिमेट्रिकल वाइब्रेशन था तो हमारा एक्टिव नहीं था, तो सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पोलर बॉन्ड की भी बात की गई है, तो पोलर यानी कह सकते हैं जहाँ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी वहाँ पर हमारा एक्टिव नहीं होगा या फिर हेट्रोन्यूक्लियर होना चाहिए। लेकिन जो हमारे रमन में था वहाँ हमें हेट्रोन्यूक्लियर नहीं, वहाँ हमने बेसिकली क्या देखा था, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या होमोन्यूक्लियरिटी देखी थी। जहाँ होमोन्यूक्लियर है, जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है तो हमारा ये एक्टिव था क्योंकि ये ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है। ऐसे ही N ट्रिपल बॉन्ड N जो आईआर में इनएक्टिव है लेकिन रमन में एक्टिव होगा, क्योंकि ये N ट्रिपल बॉन्ड N क्या हो जाएंगे, ये एलोंगेट कर सकते हैं, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। इस तरीके से इनका वाइब्रेशन हो सकता है, तो ये रमन में एक्टिव हो जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था। बेसिक डिफरेंस पहले से लेकर तीसरे तक ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पीछे पढ़ रखी हैं। एक नई चीज़ है जो फोर्थ पॉइंट में है कि हम किस तरीके से सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं। एक नया पॉइंट है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस के लिए इसे याद रख सकते हैं कि
जब हम सैम्पल प्रिपेयर करते हैं तो रमन के लिए तो हमें सैम्पल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई सैम्पल प्रिपेयर करें। रमन हम ईज़िली ऐसे ही कर सकते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ईज़िली कर सकते हैं, बहुत कम सैम्पल प्रिपरेशन या फिर विदाउट सैम्पल प्रिपरेशन ही हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डील कर सकते हैं। लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सैम्पल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें उसकी थिकनेस, यूनिफॉर्मिटी और डायल्यूशन को अवॉइड करना पड़ेगा। थिकनेस यानी कि कितना गाढ़ा है, उस हिसाब से हमारे IR स्पेक्ट्रा आएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन थिकनेस पे डिपेंड करता है, हमें पता है। जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कम थिक होगा तो कम एब्जॉर्ब करेगा। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसा सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन में यहाँ पर तो कुछ गाढ़ा गाढ़ा है और यहाँ बहुत हल्का हल्का है, डाइल्यूट है, जैसे कि कहीं थक्के से बन जाते हैं, क्रिस्टल का टाइप का फॉर्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म आपका सोल्यूशन होना चाहिए, एक जैसा पूरे में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी के लिए हम सैचुरेशन को अवॉइड कर, सैचुरेशन या यूनिफॉर्मिटी एक ही चीज़ है। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी हमारी क्रिस्टल वगैरह से भी आ सकती है। सैचुरेशन मीन्स हमारा जो हमने कंपाउंड लिया है वो नीचे जाके बैठ जाए, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है वो प्रॉपरली सोल्यूशन फॉर्म में नहीं हुआ, पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ हमारा कंपाउंड और नीचे आ गया। तो ऐसे सैचुरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सोल्यूशन में हमें सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। सॉल्वेंट और बढ़ाएंगे तो हमारा ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा और एक यूनिफॉर्म हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें यूनिफॉर्म एक जैसा सोल्यूशन चाहिए होता है, इसलिए हम डाइल्यूट भी उसे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने से हमारा सैचुरेशन वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसके लिए। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो आज की इस वीडियो से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट यानी कि यूनिट सेकंड आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। थैंक यू।